साथ हम आपको राष्ट्रीय आय का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करा रहे हैं। ये वीडियो पहली वीडियो है और इस वाली वीडियो में ये सारे के सारे टॉपिक हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय आय के अर्थ की। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ किसे कहते हैं पहले आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको घरेलू सीमा, सामान्य निवासी, स्टॉक और प्रवाह, इसके अलावा साधन आय और हस्तांतरण आय, वस्तुओं का वर्गीकरण, स्थायी पूंजी का उपभोग, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये सारी की सारी चीजें हम आपको समझाने की प्रयास करेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय आय क्या होती है, मैं आपको एक बार समझाने का प्रयास करता हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए राष्ट्रीय आय क्या होती है, जैसे राष्ट्रीय आय को दो अर्थों में निकाला जा सकता है, बल्कि तीन अर्थों में निकाला जा सकता है। सबसे पहले हम राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय का शाब्दिक अर्थ आपको समझना होगा। राष्ट्रीय आय क्या होती है, जैसे एक देश क्या करता है, उत्पादन करता है। एक देश के जो निवासी हैं, हम यहाँ पे सामान्य निवासी यूज कर रहे हैं, सामान्य निवासी, सामान्य निवासी जो उत्पादन कर रहे हैं, अगर आप उस उत्पादन का बाजार मूल्य निकाल लो तो उसको राष्ट्रीय आय कहेंगे। यानी कि एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा देश के अंदर जो उत्पादन किया गया है और विदेशों से जो शुद्ध आय है उसको जोड़ दें तो आप कहलाते हैं राष्ट्रीय आय। इसी तरीके से अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करें तो आप ये भी कह सकते हो कि एक देश जो है वो अपनी घरेलू जो आय कमा रहा है, आय, तो आय वो कहाँ कमा सकता है, एक तो नंबर वन देश के अंदर, देश के अंदर, दूसरा देश से बाहर। तो देश से बाहर की जो शुद्ध आय, शुद्ध आय का मतलब है कुछ विदेशी हमारे यहां भी तो कमा रहे होंगे, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसको घरेलू राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक देश के सामान्य निवासी द्वारा एक वर्ष में अर्जित का मतलब है कमाई गई आय हो, बिना कमाई के अगर आय कोई कमाई जा रही है तो उसको राष्ट्रीय आय नहीं कहेंगे। अर्जित आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी कि एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन किया जा रहा है या आय अर्जित की जा रही है उसका जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। उत्पादन के मूल्य को साधनों के बीच बांट दिया जाता है, यानी कि जो उत्पादन का मूल्य है वो साधनों के बांट दिया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय उत्पादन एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य भी है। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है, घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। कुछ परिभाषाएं यहाँ पे जो हमने आपको बतानी है। पहला मार्शल की परिभाषा है। मार्शल कहता है कि किसी देश में श्रम पूंजी एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, यानी कि देश में जो उपलब्ध आगत हैं, जो इनपुट हैं, उनका अगर आप यूज करते हो, उनका प्रयोग करके निश्चित वास्तविक उत्पादन वास्तविक राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी कि जो आप उत्पादन कर रहे हैं उसको ही हम कहते हैं वास्तविक राष्ट्रीय आय। ये आप याद रखिएगा, वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का बाजार मूल्य माइनस घिसावट प्लस विदेशी निवेश से प्राप्त ब्याज और लाभांश, इसको अगर आप जोड़ दोगे तो उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऐसा मानना था मार्शल का। पीगू के अनुसार, पीगू क्या कहता है, पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय समाज के वस्तुगत आय का वह भाग है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है। यानी कि विदेशों से आय जो शामिल कर लें तो उसको राष्ट्रीय आय कहेंगे। कुजनेट के अनुसार, कुजनेट क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उत्पादन एक देश में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। और फिशर ने इसको आर्थिक कल्याण से जोड़ा, यानी कि उत्पादन में जो वृद्धि से कल्याण बढ़ रहा है उसको उन्होंने राष्ट्रीय आय में जोड़ा। तो बच्चों अल्टीमेटली अगर आपको समझाना हो तो राष्ट्रीय आय क्या है मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए, अगर आपके कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। एक होता है देश का सामान्य निवासी, देश का सामान्य निवासी, सामान्य निवासी। अब सामान्य निवासी क्या है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। सामान्य निवासी होता है, अब वो दो जगह से पैसे कमा सकता है। पहला, मान लीजिए भारत है तो भारत के अंदर या भारत की घरेलू सीमा में, घरेलू सीमा में, और दूसरा भारत की घरेलू सीमा से बाहर। तीसरा जगह तो है ही नहीं, देश की सीमा में या देश की सीमा से बाहर। तो ऐसे कुछ लोग इसको बोलते हैं विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त आय। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो भारत की सीमा में कमा रहे हैं लेकिन वो भारतीय नहीं है, तो उनको माइनस कर देंगे। विदेशों को
विदेशों को दी गई आय, यानी कि देश की घरेलू सीमा में जो आय होती है उसे बोलते हैं घरेलू आय, और घरेलू आय में जब आप जोड़ दोगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय तो आप कहलाती है इसको राष्ट्रीय आय। यही पूरा का पूरा कंसेप्ट है। राष्ट्रीय आय के मापन की बात करें तो राष्ट्रीय आय के मापन का सर्वप्रथम काम सर विलियम पेटी ने किया था 1965 में। उसके बाद ये काम ग्रेगरी किंग ने किया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय का मापन सबसे पहले किसने किया, तो आप याद रखिएगा सर विलियम पेटी। आप बिल्कुल नाम याद रखिएगा सर विलियम पेटी का। भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय को मापन करने का काम दादाभाई नौरोजी ने किया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जो मैं आपको शेयर करके बता रहा हूँ, ये सारी पॉइंट आपको याद रखने हैं। स्वतंत्रता के पश्चात महालनोबिस की पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति गठन किया गया था। लेकिन 1956 से भारत में राष्ट्रीय आय मापने का जो काम है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय के मापन का ये काम करता है और आंकड़े जो है वो एनएसओ इकट्ठे करता है, एनएसएसओ इकट्ठे करता है आंकड़े, लेकिन जो मापन का काम करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय के मापन को, भारत में राष्ट्रीय आय का मापन करने वाली संस्था का नाम बताइए, तो आप याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो राष्ट्रीय आय के मापन का काम करती है। इसके अलावा जो पेपर जारी किया जाता है, जो रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट का नाम है एनुअल व्हाइट पेपर ऑफ नेशनल इनकम। एनुअल व्हाइट पेपर, कई जगह इसको व्हाइट पेपर भी लिखा जाता है, यानी कि जो व्हाइट पेपर होता है राष्ट्रीय आय को मापने के लिए जिस पेपर का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं व्हाइट पेपर। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है। 2015 जो है में राष्ट्रीय आय की गणना का जो आधार वर्ष है 2011-12 है। आप बिल्कुल सारी के सारे पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। 2011-12 आधार वर्ष है। इससे पहले जो बेस ईयर था हमारा 2004-05 था, और 2022-23 में स्थिर कीमतों पर वास्तविक जीडीपी 160.066 करोड़ लाख करोड़ पहुंचने की उम्मीद है, और जो ग्रोथ रेट है उसकी उम्मीद है 7.2 की, यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जो दर बताई गई है, वास्तविक जीडीपी में जो वृद्धि की दर है वो 7.2 रहने की उम्मीद है। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद होने चाहिए। तो क्योंकि ज्यादा वीडियो हम लंबी नहीं कर रहे, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 4 ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं जो राष्ट्रीय आय का जो बेस है उसको मजबूत करने में आप बच्चों के काम आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घरेलू सीमा और राजनीतिक सीमा में क्या अंतर होता है। इसके अलावा सामान्य निवासी और गैर निवासी में क्या अंतर होता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है, और बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो बच्चों ये सारे के सारे टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें घरेलू सीमा और राजनीतिक सीमा से, तो घरेलू सीमा जो है वो एक व्यापक शब्द है, और राजनीतिक सीमा घरेलू सीमा की तुलना में एक संकुचित अवधारणा है। जैसा कि देखिए इस ग्राफ के थ्रू हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी राजनीतिक सीमा है और ये घरेलू सीमा है। आप ये भी कह सकते हो कि राजनीतिक सीमा जो होती है वो घरेलू सीमा का ही एक अंग होती है। तो यहां पर आपको ये समझना है कि देखिए भारत की जो राजनीतिक सीमा है वो शुरू होती है ऊपर कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी तक। इसके अलावा बच्चों हमारे जो 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 हिंद महासागर है या और जो महासागर है उसमें हमारा हिस्सा भी है, मतलब पानी के अंदर भी हमारा हिस्सा है। तो ये तो बच्चों हमारी राजनीतिक सीमा हो गई जो हमारे अंदर का क्षेत्र आता है। घरेलू सीमा में जो राजनीतिक सीमाएं वो तो शामिल होती ही होती है, इसके अलावा वो सारा का सारा क्षेत्र शामिल होता है जहां पर जो आय है वो भारत की घरेलू आय के अंदर माना जाएगा। यानी कि कार्य क्षेत्र जहां आय का सृजन होता है वो सारा का सारा कार्य क्षेत्र घरेलू सीमा माना जाता है। तो मैं दोबारा से आपको समझाऊं तो घरेलू सीमा में राजनीतिक सीमा तो आती ही है, इसके अलावा और भी कई सीमाएं हैं जो आती हैं, जो कोई चीज़ें हैं वो आती हैं। जैसे मान लीजिए नंबर 1 राजनीतिक सीमा, देश के निवासियों द्वारा चलाए गए जलयान और वायुयान। मान लीजिए भारत का सामान्य निवासी का जहाज है और अमेरिका से वो पैसेंजर लेकर आ रहा है, तो जहाज तो अमेरिका भी जाएगा, जापान भी जाएगा, रूस भी जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस देश के पैसेंजर आ रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस देश से जहाज़ ने उड़ान भरी है। सारा फ़र्क इस बात का है कि जहाज़ किस देश का है। यानी कि अगर वो भारत के निवासियों का है तो वो किसी भी देश से पैसे कमा के लाए, किसी भी देश के नागरिकों को लेकर आए, वो भारत की घरेलू आय कहलाएगी या भारत की घरेलू सीमा कहलाएगी।
इसी तरीके से बच्चों जल के अंदर चलने वाले यान है, यानी कि वो किसी भी देश से पैसेंजरों को लेकर आए, सामान को लेकर आए और कुछ भी लेकर आए, वो उसी देश का जलयान कहलाएगा जिस देश का सामान्य निवासी उसे चला रहे हैं। तीसरा बच्चों है अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के अंतर्गत अगर हमने कोई मछली पकड़ी है, ठीक है, इसके अलावा कोई प्राकृतिक गैस कोई संसाधन खोज लिए, कोई तेल का कोई भंडार हमने खोज लिया, तो ये सारे के सारे जो हैं वो हमारी कहलाएगी अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के अंतर्गत। जो भी हमारा कोई जलयान चल रहा है, कोई मछली पकड़ने की नौका गई है, वो सारा का सारा हमारा घरेलू सीमा का ही हिस्सा होगा। इसके अलावा बच्चों विदेशों में स्थित कोई दूतावास है, कोई सैनिक प्रतिष्ठान है, कोई कमर्शियल काउंसलेट है, ये सारा का सारा हमारी घरेलू सीमा का ही हिस्सा होगा। तो बच्चों एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए राजनीतिक सीमा जो है वो देश की उस सीमा को व्यक्त करता है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर आती है, जबकि घरेलू सीमा में राजनीतिक सीमा तो आती ही आती है। इसके अलावा 3 चीज़ें और आती हैं, जिसमें से पहला है विदेशों में स्थित दूतावास, सैनिक प्रतिष्ठान और वाणिज्यिक दूतावास। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के अंतर्गत कोई मछली पकड़ने की नौका गई है, तेल या प्राकृतिक कोई गैस संसाधन है, ये सारे के सारे देश की घरेलू सीमा में ही आएंगे। इसके अलावा अगर देश के निवासी कोई जलयान या वायुयान चला रहे हैं तो वो भी देश की घरेलू सीमा ही कहलाएगी। तो बच्चों घरेलू सीमा का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घरेलू सीमा के अंदर जो भी आय कमाई जाती है, चाहे वो देश का निवासी कमाए चाहे वो विदेशी कमाए, घरेलू सीमा के अंदर अगर कोई भी इनकम कमाई जा रही है तो वो घरेलू आय कहलाएगी। तो घरेलू आय का कंसेप्ट बच्चों हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि घरेलू सीमा जो है वो क्या होती है। अगला जो बच्चों पॉइंट शुरू करें, सामान्य निवासी और गैर निवासी में अंतर। तो बच्चों सामान्य निवासी और गैर निवासी में अंतर मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग है, यूपीएससी के अकॉर्डिंग है, यूजीसी और इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी के अकॉर्डिंग है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी की सारी वीडियो आपको हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसमें मिल जाएंगी। और इस वीडियो के अलावा ऐप के अंदर आपको PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज़, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों अवेलेबल होंगी। तो बच्चों अगला जो पॉइंट है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा सामान्य निवासी और गैर निवासी में अंतर। यानी कि हम ये एक सिंपल शब्दों में कहें तो एक होता है रेजिडेंस ऑफ इंडिया और दूसरा होता है नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। तो बच्चों रेजिडेंस ऑफ इंडिया सिटीजनशिप की तरह नहीं होती है। सिटीजनशिप ये जरूरी नहीं है कि जिस देश का वो नॉर्मल रेजिडेंस हो, सामान्य निवासी हो, वो देश का नागरिक भी हो। भारत में अमेरिका का व्यक्ति भी सामान्य निवासी बन सकता है अगर वो 1 साल से अधिक भारत में रह रहा है और उसके आर्थिक हित भारत से जुड़े हुए हैं। यानी कि 2 चीज़ें जरूरी हैं, पहला आप किस देश में रह रहे हो, दूसरा आपके आर्थिक हित किस देश से जुड़े हुए हैं। सामान्य निवासी व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था भी हो सकता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि केवल व्यक्ति सामान्य निवासी होगा नागरिक की तरह। सामान्य निवासी जो है वो संस्था भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, और यह आवश्यक भी नहीं है कि वो देश का निवासी भी हो, वो बिना निवासी के भी बन सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वो 1 वर्ष की अवधि से अधिक रह रहा हो और उसके आर्थिक हित उसी देश के साथ जुड़े हैं। मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति स्टूडेंट है और अमेरिका पढ़ने गया है तो वो भारत का सामान्य निवासी ही कहलाएगा, अमेरिका का सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा, क्योंकि पढ़ने के बाद उसके आर्थिक हित भारत से जुड़े होंगे। हाँ, अगर कोई व्यक्ति भारत के व्यक्ति है जो अमेरिका में नौकरी करने लग जाता है, वहीं रहने लग जाता है, 1 साल से अधिक रह रहा है, तो वो अमेरिका का सामान्य निवासी कहलाएगा। यानी कि सामान्य निवासी के लिए 2 चीज़ों का जरूरी है, एक तो उसका हित कहाँ से जुड़ा हुआ है, दूसरा और 1 साल से अधिक की अवधि में वो रह रहा हो। तो बच्चों ये भी आपको समझनी है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर ये नियम लागू नहीं होता। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो वो चाहे किसी भी देश में रह रही हो, वो देश का अनिवासी कहलाएगा, चाहे कितने सालों से भी रह रही हो। पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो देश का नागरिक है और इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम कर रहा है तो वो उसी देश का सामान्य निवासी कहलाएगा जिस देश का वो नागरिक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत है, भारत में मान लीजिए कि WHO का कोई ऑफिस है, मतलब ऑफिस है WHO का, कोई क्या ऑफिस है, और वहाँ पर अगर कोई नागरिक काम कर रहा है तो वो भारत का ही सामान्य निवासी कहलाएगा। ये आपको कंसेप्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा बच्चों एक और कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए, वो है स्टॉक और प्रवाह। तो स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है? देखिए स्टॉक जो होता है वो होता है जब हम किसी चर का, आर्थिक चर का मापन करते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी कि पॉइंट का मतलब है निश्चित समय बिंदु पर, तो उसको बोलते हैं स्टॉक।
और एक निश्चित समय अवधि में करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रवाह। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरी एज है, तो आज मेरी जो एज है वो कल तो नहीं होगी, वो तो बदल जाएगी। तो जो एज है वो हम मापते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी कि वो स्टॉक हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए मेरा वजन जो है वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मापा जाएगा। हाँ, वजन में कितना चेंज हुआ इसको आप पीरियड ऑफ टाइम में माप सकते हो, यानी कि वजन में कितना परिवर्तन हुआ ये आप पीरियड ऑफ टाइम में माप सकते हो। जैसे मेरी आय है, आय किसी पॉइंट पे तो होती नहीं है, एक समय अवधि में होती है, एक हफ्ता हो, एक दिन हो, एक महीना हो। तो जब हम किसी चीज को, जब हम किसी आर्थिक चर को एक निश्चित समय बिंदु पर मापते हैं तो उसको बोलते हैं स्टॉक, और जब निश्चित समय अवधि में मापते हैं तो उसको बोलते हैं प्रवाह। तो कौन कौन से स्टॉक है बच्चों? जनसंख्या हमारा एक स्टॉक है, बैंक जमा स्टॉक है, धन एक स्टॉक है, मुद्रा की मात्रा स्टॉक है, पूंजी स्टॉक है, राष्ट्रीय संपत्ति स्टॉक है, क्योंकि इन सभी को हम एक निश्चित समय पॉइंट पर ही मापते हैं। प्रवाह की बात करें बच्चों तो प्रवाह वो होता है जिसको एक पीरियड में मापा जाता है। पीरियड का मतलब एक समय, एक साल, एक दिन, एक हफ्ता, यानी कि जब किसी चर का मापन एक निश्चित समय अवधि में होता है तो उस समय अवधि की वजह से इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? प्रवाह बोलते हैं। प्रवाह कंसेप्ट होता है। जैसे आय है, व्यय है, पूंजी निर्माण है, जन्म दर है, मृत्यु दर है। तो बच्चों ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको जरूर याद होने चाहिए, जरूर पता होने चाहिए। एक और छोटा सा कंसेप्ट है, वो है खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था में अंतर। तो एक बार आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो बताए हुए हैं जिससे कि आपको खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था में अंतर पता चल जाए। तो खुली अर्थव्यवस्था जो होती है वो शेष विश्व से कोई भी आर्थिक संबंध नहीं, मतलब शेष विश्व से आर्थिक संबंध रखती है, जबकि जो बंद अर्थव्यवस्था होती है वो किसी भी तरीके का संबंध शेष विश्व से नहीं रखती। तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय में लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं, क्योंकि देखिए आज की डेट में सब एक देश के पास संपूर्ण संसाधन होते नहीं है, तो इसलिए उसको दूसरे पर निर्भर रहना ही पड़ता है। यानी कि खुली अर्थव्यवस्था शेष विश्व के साथ होने वाले परिवर्तनों से संबंधित होती है, उसका प्रभाव भी उस पर पड़ता है। जबकि बंद अर्थव्यवस्था में शेष विश्व में क्या परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया था, खुली अर्थव्यवस्था क्योंकि शेष विश्व के साथ अपने संबंध रखती है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण को जन्म देती है। अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का मतलब क्या हुआ बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का मतलब है कि जो देश जिस वस्तु का उत्पादन सस्ता कर पाएगा वो देश उसी वस्तु का उत्पादन करेगा, जबकि बंद अर्थव्यवस्था में चाहे वस्तु का उत्पादन महंगा हो सस्ता हो, आपको ही अपनी आवश्यकता को पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों खुली अर्थव्यवस्था में उपभोग और पूंजी निर्माण दोनों क्रियाओं में वृद्धि होती है। और इसके लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ज़रूरत है तो हम तकनीक जो है वो विदेशों से ले लेंगे, ऋण विदेशों से ले लेंगे, लेकिन बंद अर्थव्यवस्था में ये सुविधा नहीं मिलती। उसमें दोनों में एक साथ साथ वृद्धि नहीं होती, या तो आप उपभोग करोगे या पूंजी निर्माण करोगे। उपभोग करोगे तो पूंजी निर्माण के लिए साधन कम बचेंगे, पूंजी निर्माण करोगे तो उपभोग के लिए साधन कम बचेंगे। अगला जो बच्चों है वो है कि खुली अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की अधिक संभावनाएं होती हैं, जबकि बंद अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की संभावनाएं तुलनात्मक रूप से कम होती हैं। इसके अलावा बच्चों खुली अर्थव्यवस्था जो है वो घरेलू उत्पादक तथा राष्ट्रीय आय, मतलब इसमें अलग अलग होते हैं, और बंद अर्थव्यवस्था में घरेलू उत्पाद कह लो, राष्ट्रीय उत्पाद कह लो, एक ही होता है, क्योंकि वो तो शेष विश्व के साथ कोई संबंध नहीं रखती। खुली अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक धारणा है और जबकि बंद अर्थव्यवस्था जो है वो अव्यवहारिक धारणा है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा, जिसमें हमने आपको सारे के सारे पॉइंट की कवर करने की कोशिश की है। तो बच्चों आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, ताकि आपको सिस्टमेटिकल तरीके से सारी की सारी वीडियो पढ़ने का मौका मिले। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे वस्तुओं के विभिन्न वर्गीकरण की। तो बच्चों कई सारे वर्गीकरण हैं वस्तुओं के, जिसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में आप बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो वस्तुएं हैं उनको हम बांटते हैं भौतिक वस्तुओं के रूप में और अभौतिक वस्तुओं के रूप में। भौतिक वस्तुएं और अभौतिक वस्तुएं क्या होती हैं इसको हमें समझना पड़ेगा और समझना भी चाहिए। तो भौतिक वस्तुएं वे होती हैं जिनको स्पर्श कर सकें, जिन्हें टच कर सकें, जिन्हें छुआ जा सके, जिनका एक जगह से दूसरी जगह अगर हस्तांतरण हो रहा है तो एयरपोर्ट पर या बंदरगाह पर जिसका रिकॉर्ड रखा जा सके। तो ऐसी वस्तुओं को बच्चों भौतिक वस्तु बोलते हैं। गेहूँ, चावल, दाल, सब्जी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मशीनें, कलपुर्जे, मार्कर, बोर्ड, ये सब के सब जो हैं वो भौतिक वस्तुएं हैं। और भौतिक वस्तुओं को हम बोलते हैं एक तरीके से जिन्हें स्पर्श किया जा सके, तो ये हमारी भौतिक वस्तुएं होती हैं। दूसरा बच्चों अभौतिक वस्तुएं होती हैं। अभौतिक वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता और समस्त सेवाएं जो हैं वो इसी प्रकार की वस्तुओं में शामिल होती हैं। तो वस्तुओं को वर्गीकृत करने के जो आधार हैं
एक तो है भौतिक वस्तुओं और अभौतिक वस्तुओं, दूसरा है आर्थिक और अनार्थिक वस्तुएं, तीसरा है अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु। तो इस तरीके से हम 3 कैटेगरी इनकी डिवाइड करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भौतिक और अभौतिक वस्तुओं के बारे में आपको छोटी सी डिटेल है वो पता चल गई होगी। बच्चों, अगर हम बात करते हैं आर्थिक वस्तु और अनार्थिक वस्तुओं की, आर्थिक वस्तुएं वे होती हैं जिनकी मांग जो है वो ज़्यादा होती है पूर्ति से, और सीमित उपलब्धता के कारण इनका बाजार होता है। बाजार होता है, वस्तुएं बिकने के लिए तैयार होती हैं। देखिए, अगर मान लीजिए किसी चीज़ का बाजार नहीं है तो वो वस्तुएं आर्थिक वस्तुएं नहीं कहलाएंगी। मान लीजिए मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स के टीचर की डिमांड है, मार्केट है, पैसे भी लोग चार्ज करते हैं, तो ये आर्थिक वस्तु है। अगर मान लीजिए वही कोई सपोज कीजिए माँ का प्यार बच्चे के प्रति, तो वो आर्थिक वस्तु नहीं है। आर्थिक वस्तु इसलिए नहीं है क्योंकि उसका कोई बाजार ही नहीं है, उसकी बाजार मूल्य ही नहीं निकाल सकते आप। तो या तो आप उसका बाजार मूल्य, अनुमानित बाजार मूल्य निकाल सको, या उसका वास्तविक बाजार मूल्य हो, तभी जाके वो वस्तु आर्थिक वस्तु में कहलाती है। अनार्थिक वस्तु वो होती है जो निःशुल्क उपहार स्वरूप मिलती है, ठीक है, और इसमें जो मांग है वो पूर्ति की तुलना में कम पाई जाती है। तो इस तरीके से बच्चों वस्तुओं को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, आर्थिक वस्तु, अनार्थिक वस्तु। आर्थिक वस्तु को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, उपभोक्ता वस्तु और उत्पादक वस्तु या पूंजीगत वस्तु। टिकाऊ वस्तु होती है उपभोक्ता वस्तु। टिकाऊ वस्तु क्या होती है बच्चों? टिकाऊ वस्तु वे वस्तु होती है जो मतलब कई लंबे समय तक जिनका उपयोग किया जाएगा, जैसे मकान हो गया, जैसे मशीनें हो गई, लंबे समय तक इनका प्रयोग किया जाता है। अर्ध टिकाऊ वस्तु है जिनका समय कुछ सालों तक होगा, ठीक है, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया। गैर टिकाऊ वस्तु वो होती है जिनका केवल एक ही बार उपयोग होगा, दूध हो गई, सब्जी हो गई, पनीर हो गया, ठीक है। ये मार्कर भी गैर टिकाऊ वस्तु है क्योंकि एक बार मार्कर का प्रयोग होने के बाद इंक का दोबारा से इंक का प्रयोग होगा नहीं। जितनी भी सेवाएं हैं वो आती है 4थी कैटेगरी में। तो इस तरीके से बच्चों उपभोक्ता वस्तु की भी 4 कैटेगरी हम बना सकते हैं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु और सेवाएं। टिकाऊ वस्तु में क्या क्या एग्जाम्पल आ गए, जैसे मकान, ठीक है, इसके अलावा और भी मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें 20-20 साल 30-30 साल तक चलती हैं। अर्ध टिकाऊ वस्तु जो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगी। गैर टिकाऊ जो है एक उपभोगी वस्तु भी कहते हैं इसको, और सेवाएं। जो पूंजीगत वस्तु हैं वो भी 2 तरीके की हो सकती हैं, टिकाऊ उत्पादक वस्तु और गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तु। जैसे मशीन है, कलपुर्जे हैं, ठीक है। ये उपभोक्ता मशीन की जो मैं बात कर रहा था वो वॉशिंग मशीन की बात कर रहा था बच्चों, ठीक है, वॉशिंग मशीन या फ्रिज, ये सब मशीनें हैं, लेकिन ये सारे के सारे उपभोक्ता वस्तु में आती हैं। जो मशीन वस्तु को उत्पादन करने में आती हैं, प्रयोग की जाती है, वो कहलाती है टिकाऊ उत्पादक वस्तुएं। गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तु वो होती हैं जो कि जैसे जो कच्चा माल हो गया, या आप समझ लो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत जल्दी या एक बार ही प्रयोग होती हैं, वो सारे की सारी उत्पादक वस्तुएं और कहलाती हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सभी मशीनें पूंजीगत वस्तु नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको बताया। हालांकि मशीनों को पूंजीगत वस्तु की श्रेणी में रखा जाता है, पर वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सारी की सारी मशीनें, लेकिन ये सारी की सारी जो है मशीन वो उपभोक्ता वस्तु कहलाती है, उत्पादक वस्तु नहीं कहलाती, क्योंकि उत्पादक वस्तु की उपभोक्ता वस्तु जो है वो आवश्यकता को प्रत्यक्ष संतुष्ट करती है, आवश्यकता को प्रत्यक्ष संतुष्ट करती है। और ये जो वस्तुएं होती है ना बच्चों, पूंजीगत वस्तुएं, ये क्या करती है? उत्पादन में सहयोग करती हैं, यानी कि इसके सहायता से आप उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हो। तो बच्चों ये है हमारा उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु, यानी कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु को हमने बता दिया, अर्ध टिकाऊ, गैर टिकाऊ और सेवाएं इसी तरीके से पूंजीगत वस्तुओं में भी आती हैं। बच्चों वस्तुओं को वर्गीकृत करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट आधार है वो है अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि राष्ट्रीय आय के नज़रिए से हम अंतिम वस्तु क्या है और मध्यवर्ती वस्तु क्या है ये जानना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें अंतिम वस्तु की, तो अंतिम वस्तु वे वस्तु होती हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में पुनः प्रयोग नहीं की जाएंगी, यानी कि इनका प्रयोग दोबारा से नहीं होगा, ना रीसेल के लिए होगा, ना इनका दोबारा से प्रयोग होगा कच्चे माल की तरह। जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताऊं, जैसे मान लीजिए बिजली है, तो बिजली जो है वो उपभोक्ता वस्तु है क्योंकि आप घर में यूज़ कर रहे हो। टीवी, फ्रिज, ये सब के सब हमारी अंतिम उपभोक्ता वस्तु हैं। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए आप दूध लेकर आते हो, तो दूध से क्या करते हो आप? चाय बनाने के लिए कोई व्यक्ति दूध लाता है और उससे चाय बनाकर बेचता है, तो वो दूध जो है वो मध्यवर्ती वस्तु में आएगा। यानी कि वस्तु नहीं है अंतिम और मध्यवर्ती, बल्कि डिपेंड करता है उसका यूज़ क्या हो रहा है। अगर आप गैस का सिलेंडर ले रहे हो कमर्शियल यूज़ के लिए और उस पर खाना बनाओगे, तो वो आपकी कच्चे माल की आपके एक तरीके की लागत है। तो जो अंतिम वस्तुएं होती हैं बच्चों, वो उत्पादन की प्रक्रिया में पुनः प्रयोग नहीं की जाएंगी और ये किसी भी प्रकार से मूल्य वृद्धि नहीं करती हैं। इसी कारण इसको राष्ट्रीय आय में शामिल
नहीं करते। मतलब जो अंतिम वस्तु का मूल्य होता है, सॉरी, राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, अंतिम वस्तु का मूल्य ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। क्योंकि अगर मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा तो दोहरी गणना की समस्या पैदा हो जाएगी। इसे बोलते हैं दोहरी गणना की समस्या। अगर इसकी वजह से एक समस्या पैदा हो जाएगी, मध्यवर्तियों को शामिल किया गया तो दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना की समस्या के बारे में भी बच्चों हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप यह समझ लीजिए कि अंतिम वस्तुएं वो होती हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में पुनः प्रयोग नहीं की जाएंगी। और आप ये भी कह सकते हो कि इन वस्तुओं का, ये जो वस्तुएं, ये जितनी मूल्य वृद्धि करनी थी ये मूल्य वृद्धि कर चुकी हैं, अब इससे कोई मूल्य वृद्धि नहीं होगी। और ये एक तरीके से उत्पादन परिसीमा के अंदर होती है, एक आर्टिफिशियल सीमाएं, ये जो है अंतिम वस्तुएं सीमा से बाहर आती हैं, और जो अंदर रहती है वो कहलाती है मध्यवर्ती वस्तु। तो ये अंतर भी होता है बच्चों। एक मध्यवर्ती वस्तु भी दो तरीके की हो सकती हैं, एक तो कच्चे माल की तरह जिनका प्रयोग किया जाता है और पुनः बिक्री के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों टॉपिक कंसेप्ट को हम और अच्छी तरीके से समझें तो मैं तो वैसे समझता हूं कि आपको बेसिक बातें तो समझ में आ ही गई होंगी कि भैया अंतिम वस्तु जो होती है वो उत्पादन प्रक्रिया में दोबारा प्रयोग की जाएगी, मूल्य वृद्धि नहीं करेगी, और जो मध्यवर्ती वस्तु होती है वो उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रयोग की जाएंगी और मूल्य वृद्धि करेंगे। ये बेसिक बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने किसी वस्तु को खरीदा किस लिए है। अगर कोई चीज़ मूल्य वृद्धि कर रही है तो वह मध्यवर्ती है, अगर मूल्य वृद्धि नहीं कर रही है तो अंतिम है। जैसे मान लीजिए एक ट्रक, जैसे स्कूल जो है वो बस खरीद रही है, तो बस स्कूल थोड़ा बेचेगा, स्कूल जो है वो बस खरीदेगा, तो स्कूल जो बस है वो स्कूल के लिए अंतिम वस्तु है। लेकिन अगर स्कूल ड्रेस खरीदता है तो स्कूल बस बेच दे, सॉरी, स्कूल जो है वो ड्रेसेस को बेचेगा, तो स्कूल जो हो गया वो, सॉरी क्या बोलते हैं, ड्रेस जो हो गई वो आपकी कहलाएगी एक तरीके की मध्यवर्ती वस्तु। तो यहाँ पे तो बच्चों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के बीच में अंतर बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहला जो अंतर का आधार है वो अर्थ है, यानी कि अंतिम वस्तु वे वस्तु होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रयोग नहीं की जाएंगी, जबकि मध्यवर्ती वस्तु जो होती है वो उत्पादन की प्रक्रिया में पुनः प्रयोग कर ली जाती है। मूल्य वृद्धि की बात करें बच्चों तो अंतिम वस्तु मूल्य वृद्धि जो है वो नहीं करती हैं, जबकि मध्यवर्ती वस्तु मूल्य वृद्धि करना उनका बाकी है, वो अभी मूल्य वृद्धि करती हैं। अंतिम वस्तुएं उत्पादन की परिसीमा से बाहर होती हैं और जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं वो उत्पादन की परिसीमा के अभी भी अंदर होती है। जैसा कि हमने आपको बताया था बच्चों, ये आर्टिफिशियल लाइन है। अंतिम वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे विद्यार्थियों द्वारा पेन खरीदना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आप कह सकते हो कि अगर कोई फैक्ट्री जो है वो मशीन खरीद रही है, लेकिन मशीन का उद्देश्य कपड़ा बनाना है, तो वो मशीन जो फैक्ट्री के लिए है वो मध्यवर्ती वस्तु नहीं बल्कि अंतिम वस्तु कहलाएगी। हाँ, वो जो कपड़ा खरीद रहा है वो उसके लिए क्या है, अंतिम मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है। जैसे रेस्टोरेंट द्वारा सब्जी खरीदना, लेकिन अगर रेस्टोरेंट फ्रिज खरीद रहा है तो जो फ्रिज है वो अंतिम वस्तु में ही आएगा। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताए, और इसके अलावा बच्चों आप भी अपनी तरफ से कई सारे एग्जाम्पल खुद भी बना सकते हो। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वस्तुओं की सारी कैटेगरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे साधन आय और हस्तांतरण आय की। तो देखिए जो आय है, यानी कि आय का मतलब है जो इनकम हो रही है, उसको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है अर्जित आय, दूसरी है अनार्जित आय। अर्जित आय का एक और नाम साधन आय भी है, जबकि अनार्जित आय का एक और नाम हस्तांतरण आय है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अर्जित आय और अनार्जित आय में क्या अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अर्जित आय और साधन आय का मतलब होता है जब कार्य के बदले मिलती है, यानी कि वो आय जो कार्य के बदले मिलती है उसके कहते हैं अर्जित आय, और बिना किसी काम के बदले मिलने वाली आय कहलाती है हस्तांतरण आय। तो यहाँ पर बच्चों आपको कुछ समझना पड़ेगा, काम करने का मतलब क्या है। देखिए काम जो है वो रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर का मतलब है, मान लीजिए अगर आपने अपने पिताजी के सर में सर दबाया और उसके बदले पिताजी ने आपको 500 रुपये दिए, तो वो कार्य के बदले आए नहीं है, क्योंकि 500 रुपये सर दबाने के बदले नहीं दिए गए, बल्कि इसलिए दिए गए क्योंकि आप उनके पुत्र या पुत्री हैं। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर 500 रुपये सर दबाने के मिलते तो बहुत सारे लोग सर दबाने का ही काम कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बच्चों ये समझना है कि काम जो है वो रेगुलर होना चाहिए। कभी कभी अगर कोई काम होता है तो उसको, मैं पार्ट टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्ट टाइम इनकम को भी साधन आय में शामिल करते हैं, लेकिन अगर आप कभी करते हो, महीने में करते हो, मान लीजिए इलेक्शन में कोई किसी की ड्यूटी लगी, और इलेक्शन 5 साल में 4 साल में एक बार होता है, अगर हम उस तरीके से देखें तो 2 साल में भी हो जाता है, अगर असेंबली और लोकसभा की हम बात कर रहे हैं तो इसमें कभी कभी इनकम होती है। तो जो कभी कभी इनकम है
वो साधनाएं नहीं मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, कॉलेज में कोई फंक्शन होता है उसमें मैं गाना गाता हूँ, तो गाना गाने से जो मेरी इनकम है वो साधनाएं नहीं मानी जाएगी, क्योंकि गाना गाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम टीचिंग करना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्चों को पढ़ाने से जो इनकम हो रही है, बुक से जो इनकम हो रही है, या आप कह सकते हो वीडियो से जो इनकम हो रही है, वो सब मेरी साधना है, क्योंकि मेरा रेगुलर वर्क है। हस्तांतरण आय जो होती है वो जरूरी है कि आपकी जो है वो मतलब आप कह सकते हो कि जरूरी नहीं है कि आपकी रेगुलर वो इनकम ही हो। तो बच्चों साधन आय काम के बदले मिलती है। अब उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। तो भूमि को मिलती है, भूमि को मिलता है लगान या किराया, पूंजी को मिलती है ब्याज, श्रम को मिलती है मजदूरी, उद्यमी को मिलता है लाभ। तो ये सारी की सारी जो आय है वो साधन आय है। इन चारों आय को अलावा बची हुई जितनी भी आय हैं, अगर उनमें चारों तत्व मौजूद नहीं है तो वो सारी की सारी हस्तांतरण आय है। अब देखिए भूमि काम नहीं करती है लेकिन उसको किराया मिलता है, तो यहाँ पे साधन आय का मतलब केवल व्यक्ति से नहीं है, साधनों से है। भूमि आप काम ना करो, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना मकान रेंट पे चढ़ा दिया है, वो रेंट से इनकम अर्न कर रहे हैं, तो वो भी साधन आय का हिस्सा है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे पर उनकी जमीन काम कर रही है। इसी तरीके से मान लो आपने किसी को पूंजी उधार दे दी है, उसके बदले आपको कोई ब्याज मिल रहा है, तो वो भी आपकी साधना है। मतलब यहाँ पे आपको ब्रॉड पैमाने पर सोचना पड़ेगा। ब्रॉड पैमाने का मतलब है इंडिविजुअल व्यक्ति की हम बात नहीं कर रहे बच्चों, हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की, 4 साधनों की, भूमि की, पूंजी की, श्रम की, उद्यमी की। तो जो चारों साधन पैसे कमाते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों साधना है, यानी कि कार्य करने के बदले आय। तो कौन कौन सी आय साधना है? लगान है, मजदूरी है, ब्याज है और आय है। बच्चों अगर आपने राष्ट्रीय आय में जब आप आय विधि पढ़ोगे तो हम आय विधि में आपको बताएंगे, आय विधि से जब राष्ट्रीय आय निकालेंगे कि हमारे 3 फैक्टर होते हैं, इसके 3 संसाधन होते हैं। एक तो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एक होता है मिश्रित आय मिक्स इनकम, और एक होता है बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस। तो जब हम बात कर रहे हैं मजदूरी की, तो मजदूरी में केवल उस मजदूरी को शामिल नहीं कर रहे बच्चों जो मजदूर को काम करने के बदले मिल रही है, बल्कि उसको भी कर रहे हैं जो अप्रत्यक्ष उसको फायदा हो रहा है, यानी कि जैसे किस्म के रूप में आय बोल रहे हो। इसके अलावा मालिक सामाजिक सुरक्षा में अंशदान दे रहा है, वो भी साधन आय है, क्योंकि मालिक कोई भंडारा तो कर नहीं रहा जो सबको दे देगा, वो केवल अपने एम्प्लॉइज को ही देगा। मान लीजिए हमारे कॉलेज के द्वारा अगर हमें रहने के लिए फ्लैट दिया जाता है तो वो हमारी साधन आय का हिस्सा होगा, क्योंकि या मान लीजिए बस लगाई दी जाती है जो हमें पिक एंड ड्रॉप कर सके, वो भी हमारी साधन आय का हिस्सा है। या मान लीजिए कैंटीन में सब्सिडाइज फूड मिलता है या फ्री फूड मिलता है, तो वो भी हमारी साधन आय का हिस्सा ही होगा। इसी तरीके से बच्चों ब्याज, लाभ के अंदर भी लाभांश, निगम कर, अवतरित लाभ, तो ये सारे के सारे हिस्से ही साधन आय के हिस्से कहलाते हैं। बात करें बच्चों अगर अर्जित आय की, तो अर्जित आय में देखिए अर्जित आय और हस्तांतरण आय एक ही बात है, यानी कि बिना काम के बदले आय, आपने कोई काम नहीं किया उसके बदले आप मिल गई। अर्जित आय को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, स्वैच्छिक हस्तांतरण और बाध्य हस्तांतरण, या हम ये भी कह सकते हैं वर्तमान हस्तांतरण और पूंजीगत हस्तांतरण। स्वैच्छिक हस्तांतरण बच्चों वो कहलाता है जो अपनी इच्छा से किया जाता है, जैसे आप किसी को मान लीजिए आप मंदिर में डोनेशन दे रहे हो, वो हस्तांतरण भुगतान है आपके द्वारा किया गया और वो स्वेच्छा से किया जाता है। बाध्य हस्तांतरण वो होता है जिससे करना ही पड़ेगा, जैसे सरकार का जो कर है वो सारे के सारे बाध्य हस्तांतरण की श्रेणी में आते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, उपहार जो है वो आता है किसकी श्रेणी में? स्वैच्छिक हस्तांतरण की स्थिति में, जबकि जो कर होते हैं समस्त कर वो सारे के सारे बाध्य हस्तांतरण होते हैं। इसी तरीके से बच्चों हम इस अर्जित अनार्जित आय को वर्तमान हस्तांतरण और पूंजीगत हस्तांतरण से भी जोड़ सकते हैं। अगर आप वर्तमान आय से कोई पेमेंट कर रहे हो, हस्तांतरण भुगतान कर रहे हो, तो उसे वर्तमान हस्तांतरण कहते हैं। और अगर आपने हस्तांतरण भुगतान करने के लिए अपनी संपत्ति या बचतों का प्रयोग किया है, उसमें से आप भुगतान कर रहे हो, जैसे मान लीजिए संपत्ति कर है, तो संपत्ति का पूंजीगत हस्तांतरण है, ठीक है। तो ये जो है हमारा वो कहलाता है पूंजीगत हस्तांतरण और वर्तमान हस्तांतरण, तो मैंने आपको समझा ही दिया बच्चों। तो बच्चों वीडियो को एंड करें उससे पहले एक बार साधन आय और हस्तांतरण आय में अंतर को जरूर समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप अपनी साइड स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने आपको 4 अंतर बताए मूल रूप से। तो सबसे पहले अर्थ की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बता दिया है, साधन आय वो आय है जो कार्य के बदले मिलती है, यानी कि कार्य करोगे तो उसके बदले जो पैसा मिलेगा उसको बोलेंगे साधन आय, और बिना काम के बदले अगर कोई पैसा मिलेगा तो उसको बोलेंगे हस्तांतरण आय। हस्तांतरण आय करने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता। इसका ये मतलब नहीं है बच्चों काम नहीं करना पड़ता, काम तो सबको करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में रोल प्ले नहीं कर रहे हो। अगर मान लीजिए किसी भिखारी को आप 50 रुपए का नोट देते हो, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो काम नहीं कर रहा है, वो काम तो वो भी कर रहा है, लेकिन इसका यह मतलब है कि उत्पादन की प्रक्रिया में वो किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं कर रहा है। दूसरा बच्चों पॉइंट है एक पक्षीयता और द्विपक्षीयता का। तो साधना एक पक्षी, साधना द्विपक्षीय है, क्योंकि एक पक्ष में आप उसके लिए पैसे देते हो, दूसरे पक्ष में सुविधा लेते हो। लेकिन हस्तांतरण आय में एक पक्षीय है, क्योंकि इसके बदले किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती। ठीक है बच्चों, ये भी आपको मेनली याद रखना है।
तीसरा है राष्ट्रीय आय के साथ व्यवहार की बात करें तो साधन आय की वैल्यू को, साधन आय के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो समस्त साधन आय को जोड़कर हमारी निकलती है घरेलू आय, और उसमें विदेशों से आय जोड़ दें तो उसको कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो बच्चों यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूं कि एक देश का सामान्य निवासी, चाहे वो देश में कमा रहा हो चाहे वो विदेशों से कमा रहा हो, जितनी भी आय वो अर्जित कर रहा है वो सारी की सारी साधन आय कहलाती है, जबकि हस्तांतरण आय के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। उदाहरण की बात करें बच्चों, किराया है, मजदूरी है, लाभांश है, लाभ है, ये सारे के सारे साधन आय के उदाहरण हैं। जबकि हस्तांतरण आय के उदाहरणों की बात करें तो जैसे मान लीजिए वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे हस्तांतरण आय के उदाहरण हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझने में सुविधा मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, यानी कि स्थायी पूंजी का उपभोग या घिसावट, और एक होता है कैपिटल लॉस। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं कि पूंजीगत हानि और डेप्रिसिएशन यानी कि घिसावट में क्या अंतर है। देखिए, जब आप कोई मशीन खरीदते हो, मान लीजिए आपने एक कार खरीदी, तो कार आपने 10 लाख रुपए की खरीदी और 1 साल बाद उसकी जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए नहीं रहेगी। और ये 100% श्योर है, ये प्रकृति का नियम है कि जो चीज आप खरीद रहे हो पूंजीगत पदार्थ, उसके मूल्य में कमी आना स्वाभाविक है। प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप मकान की बात करोगे, बिल्डिंग की बात करोगे, तो बिल्डिंग की कीमतें घटती हैं। जो भी चीज है, कार है, फ्रिज है, एसी है, सभी चीजें घटती हैं। तो इससे जो कमी आती है किसी पूंजीगत पदार्थ के मूल्य में, उसी को बोलते हैं घिसावट। तो घिसावट क्या है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ देता हूं एक बार। ये यहां से एक लाइन भी खींच लेते हैं, ये वाली। एक मिनट बेटा, चलिए ठीक है। तो सबसे पहला है कि सामान्य टूट फूट। सामान्य टूट फूट का मतलब है नॉर्मल वियर एंड टियर, ये होगा ही होगा। आप कार चलाओगे, कार में स्क्रैच लगेंगे ही लगेंगे, ये श्योर है। ऐसे कोई कार नहीं है जो स्क्रैच फ्री रही हो, ठीक है जी। अप्रत्याशित अप्रचलन, यानी कि अप्रत्याशित अप्रचलन का मतलब है कि देखिए, एक प्रत्याशित का मतलब है कि जो कार है वो पुरानी होनी ही होनी है, या बाइक जो है वो पुरानी होनी ही होनी है। यानी कि जिस चीज को पहले से पता है, अगर उस कारणों की वजह से किसी पूंजीगत पदार्थ के मूल्य में कमी आती है तो उसे कहते हैं घिसावट या स्थायी पूंजी का उपभोग। जबकि अगर अप्रत्याशित कारणों से किसी पूंजीगत पदार्थ के मूल्य में कमी आई है, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, चोरी हो गया, ये पूंजीगत पदार्थ के, अगर किसी पूंजीगत पदार्थ के मूल्य में कमी आती है तो उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस या पूंजीगत हानि। यानी कि पूंजीगत हानि अप्रत्याशित कारणों की वजह से होती है, जबकि घिसावट जो है वो प्रत्याशित कारणों की वजह से होती है। ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा प्रोविजन किया जा सकता है डेप्रिसिएशन का, यानी कि एक बात आप याद रखिए, जब कोई कंपनी मशीन खरीदती है तो मशीन की जो कीमत होती है उसके लिए वो प्रोविजन भी करती है। मान लीजिए मैंने टीवी खरीदा 2 लाख रुपए का, अब मुझे पता है कि 10 साल बाद ये टीवी खत्म होगा ही होगा, इसीलिए जब मैं कंपनी का अकाउंट बनाऊंगा तो 20,000 रुपए हर साल डेप्रिसिएशन और प्रोविजन अकाउंट में डाल दूंगा, ताकि 10 साल बाद जब अकाउंट में 2 लाख रुपए हो जाए तो दोबारा से मशीन खरीदी जा सके। ये अकाउंटिंग रूल है। जबकि पूंजीगत हानि की कोई प्रोविजन नहीं किया जा सकता, इसका इंश्योरेंस होता है। डेप्रिसिएशन का इंश्योरेंस नहीं होता, उसका प्रोविजन होता है। ये बेसिक फर्क याद रखिएगा। इसके अलावा स्थायी पूंजी का उपभोग उत्पादन की प्रक्रिया को में कोई हानि नहीं करती, क्योंकि सबको पता है कि टीवी 10 साल बाद खत्म होना ही होना है। इसीलिए जब 10 साल बीत जाएंगे तो ऑटोमेटिकली नया टीवी आ जाएगा। उत्पादन की प्रक्रिया में किसी भी तरीके का हाथ इसमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब पूंजीगत हानि होती है तो सडनली चोरी हो गई, सडनली एक्सीडेंट हो गया, या सडनली दुर्घटना हो गई, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो एक तरीके से कि किसी भी पदार्थ के मूल्य में कमी आना स्वाभाविक है, ऐसा होना ही होगा। इसके अलावा बच्चों स्थायी पूंजी का प्रतिस्थापन करना पड़ता है, जबकि इसका कोई प्रतिस्थापन नहीं किया है। इससे बचने का बीमा नहीं हो सकता, और इससे बचने के लिए बीमा किया जा सकता है। तो बच्चों छोटा सा हमने डिस्कस किया, ज़्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। दोस्तों, आपने पढ़ा है कि घरेलू आय में जब आप विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हो तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक देश का सामान्य निवासी, यानी कि भारतीय जो है, भारत के सामान्य निवासी विदेशों से जो कमा रहे हैं पैसा, माइनस विदेशी जो भारत से कमा रहे हैं, जो नेट आएगा उसे बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। यानी कि एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा शेष विश्व से प्राप्त साधन आय और शेष विश्व के सामान्य निवासियों द्वारा उस देश से प्राप्त साधन आय का जो अंतर है, उसी को हम बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय। इसका फॉर्मूला क्या है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय बराबर
विदेशों से प्राप्त आय माइनस विदेशों को दी गई साधन आय। इसके बच्चों 3 घटक है। पहला है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यानी कि एक देश के सामान्य निवासी विदेशों में काम करने जाते हैं, कर्मचारी बन के जाते हैं, वहां से वो पैसा कमाते हैं। इसमें से कुछ विदेशी लोग भी होंगे जो भारत में आके काम करेंगे और पैसा कमाएंगे। जो नेट बचेगा उसको बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यानी कि एक तरीके से कार्य करने के बदले आय है, कार्य के बदले आय है। दूसरा इसी तरीके से संपत्ति व उद्यमवृत्ति से आय होती है। संपत्ति व उद्यमवृत्ति से आय कैसे होती है? मान लीजिए भारत की कंपनी जो है वो विदेश में काम कर रही है, वहां से लाभ कमा रही है, या भारतीय व्यक्ति की संपत्ति अमेरिका में है, वहां से वो रेंट कमा रहा है, तो वो भारत की आय होगी, क्योंकि भारत के निवासी की आय, सामान्य निवासी की संपत्ति है, भारत के सामान्य निवासी का उद्यम है। इसी तरीके से कुछ विदेशी कंपनी भी भारत में काम करेंगी, तो जो ये वाला पॉइंट होगा वो कहलाएगा एक तरीके से विदेशों से प्राप्त शुद्ध संपत्ति और उद्यमवृत्ति से आए। इसके अलावा कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिनके लाभ को अभी वितरित नहीं किया गया है, जिनका लाभ सुरक्षित रखा गया है, लेकिन लाभ तो वो भारतीय का है। मान लीजिए मैंने अमेरिका में कोई कंपनी खोली जहां पे मुझे 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 25 करोड़ रुपए मैंने वहीं रखा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली तो वो मेरी इनकम होगी, प्रतिधारित आय। तो एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा शेष विश्व में अर्जित अवतरित लाभ तथा गैर निवासियों द्वारा उस देश में प्राप्त अवतरित लाभ, इस दोनों का बीच का अंतर जो है वो विदेशों से प्राप्त शुद्ध अवतरित आय कहलाता है। इसी के साथ साथ बच्चों एक कंसेप्ट और हमारा बचता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। आप एक बार वो भी समझ लीजिए। देखिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, ज्यादा बड़ा हम खींचेंगे नहीं। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान या आर्थिक सहायता। तो देखिए जब किसी वस्तु का बाजार मूल्य निकालना होता है, बाजार मूल्य निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, साधन लागत, यानी कि जो साधन लागत का मतलब जो वस्तु की कीमत उत्पादन करने की लागत आ रही है, साधन लागत, उसमें जोड़ देंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो वो कहलाएगा वस्तु का बाजार मूल्य। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।